हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सीटेट का जो पेपर होता है उसमें 30 क्वेश्चन पर्यावरण से पूछे जाते हैं। इन 30 क्वेश्चनों में से 15 क्वेश्चन जो होते हैं वे कक्षा 3, 4 और 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण बुक से पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 3 की पूरी एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट करेंगे। कक्षा 3 की एनसीईआरटी की बुक में 12 अध्याय हैं जो यहाँ पर क्रम वाइज बताए गए हैं। इन सभी अध्यायों में जो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वह सभी आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। सभी पॉइंटों को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि सभी पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन कक्षा 3 की एनसीईआरटी पर्यावरण से पूछे गए हैं वह सब क्वेश्चन लास्ट में रखे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर। इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड कीजिए जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको प्राप्त हो सकेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे थीम्स ऑफ ईवीएस, पर्यावरण अध्ययन की थीमें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रत्येक बार पेपर में एक क्वेश्चन इससे अवश्य आता है। आगे इससे जो क्वेश्चन आए हैं वो भी बताए जाएंगे। पहले हम देख लेते हैं पर्यावरण अध्ययन की कौन कौन सी थीमें हैं। पर्यावरण के अध्ययन की जो थीमें हैं वह कितनी हैं? 6 थीमें बताई गई हैं। पर्यावरण अध्ययन की जो विषय वस्तु है उसको 6 भागों में बांटा गया है। पहला है परिवार एवं मित्र, दूसरा भोजन, तीसरा पानी, चौथा आवास, पांचवा यात्रा और छठवां हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ये 6 थीमों को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। ये ज़्यादा कठिन नहीं है, इसको आप आसानी से अपने ऊपर डालकर समझ सकते हैं। जैसे आपका परिवार हो गया, मित्र हो गए, फिर उनको किसकी आवश्यकता होगी? भोजन की आवश्यकता होगी, पानी की आवश्यकता होगी। अब इनकी आवश्यकता के बाद उनको घर या आवास की भी आवश्यकता होगी। जब आवास भी हो गया तो उनको यात्रा करने के लिए भी, कहीं आने जाने की यात्रा के लिए भी आवश्यकता होगी और उसके बाद उनको कुछ कार्य करने की भी आवश्यकता होगी। तो उसमें आ गया कुछ कार्य में हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो ये 6 थीमें हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे देखेंगे पर्यावरण अध्ययन की उप थीमें। थीमें तो देख लिया हमने, अब देखेंगे पर्यावरण अध्ययन की उप थीमें कौन कौन सी हैं। तो 6 जो थीमें थी उनमें से सिर्फ 2 की ही उप थीमें बताई गई हैं। जैसे परिवार एवं मित्र के अंतर्गत 4 उप थीमें रखी गई हैं और भोजन के अंतर्गत 5 उप थीमें रखी गई हैं। तो सबसे पहले देखेंगे परिवार एवं मित्र के अंतर्गत कौन कौन सी उप थीमें हैं। पहली है आपसी संबंध या रिलेशन। परिवार में आपसी संबंध होता है, रिलेशन होता है, तो ये उसकी उप थीम हो गई। काम और खेल, इसको भी परिवार के अंतर्गत रखा गया है। जानवर, एनिमल्स, इनको भी परिवार के अंतर्गत रखा गया है। और पौधों को भी परिवार एवं मित्र के अंतर्गत रखा गया है। तो परिवार एवं मित्र के अंतर्गत कितनी उप थीमें हो गई? सब थीम्स हो गई इनकी 4 सब थीम्स। आपसी संबंध, रिलेशन, काम और खेल, वर्क एंड प्ले, जानवर, एनिमल्स, पौधे, प्लांट्स। ये भी ध्यान रखिएगा कि परिवार और मित्र के अंतर्गत 4 उप थीमें रखी गई हैं। कौन कौन सी, ये भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे भोजन के अंतर्गत कौन कौन सी सब थीम्स रखी गई हैं। फर्स्ट है चखना। चखना मतलब कोई चीज़ टेस्ट करना। पचाना, कैसे भोजन का पाचन होता है। पकाना, कैसे भोजन को पकाया जाता है, कुकिंग कैसे की जाती है, क्या कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट संरक्षण तकनीकी, किस खाद्य पदार्थ को, किस भोजन को किस प्रकार संरक्षित किया जाता है। जैसे आम को उसका अचार रखकर संरक्षित किया जाता है, तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों को कैसे संरक्षित किया जाता है ये आपको आगे एक चैप्टर में बताया जाएगा। नेक्स्ट है किसान एवं भूख। जैसे आगे बताया जाएगा जब आपको कक्षा 4 और 5 की एनसीईआरटी कंप्लीट करवाई जाएगी तो वहाँ पर बताया जाएगा एक कालाहांडी में, उड़ीसा के कालाहांडी एक ज़िला है जहाँ पर बहुत सारा चावल पैदा होता है लेकिन फिर भी वहाँ लोग भूखों से मर रहे हैं। तो ये आ जाता है किसके अंतर्गत? किसान और उनकी भूख के अंतर्गत। तो भोजन के अंतर्गत कितनी उप थीमें हो गई? 5 उप थीमें। ये सभी भी अच्छे से समझ लीजिएगा और इसे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारी थीम्स और सब थीम्स कंप्लीट हुई। आगे देखेंगे इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो पिछले बार प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा वर्तमान अध्ययन पर्यावरण के मुख्य थीमों में से एक नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़िएगा। कौन सा पर्यावरण अध्ययन की मुख्य थीम?
सब थीम्स नहीं, उप थीम्स नहीं, यहाँ पर मुख्य थीम्स पूछ रहा है। मुख्य थीम्स कितनी बताई गई हैं? 6 मुख्य थीम्स बताई गई हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा उनमें से एक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है आवास, ये तो था। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये भी मुख्य थीम है। काम और खेल और भोजन। तो यहाँ पर कौन सी मुख्य थीम नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काम और खेल जो है इसको परिवार और मित्र के अंतर्गत सब थीम में रखा गया है। ये मुख्य थीम नहीं है, बल्कि ये आवास, हम भोजन कैसे बनाते हैं, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और भोजन, ये सब क्या है? मुख्य थीम्स हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कब आया था ये? सीटेट जुलाई में, जो 2019 जुलाई में जो सीटेट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है उप प्रकरण, उप थीम में, उप प्रकरण या सब थीम्स, ये कभी भी आए तो क्या हो जाएगा? उप थीम में। मतलब जो परिवार और मित्र के अंतर्गत आती थी और जो भोजन के अंतर्गत आती थी। परिवार और मित्र और भोजन दो ही की उप थीमें बताई गई हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भोजन, जानवर, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, या परिवार एवं मित्र। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? उप प्रकरण है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोजन जो है ये तो मुख्य थीम है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये भी मुख्य थीम्स है, और परिवार और मित्र ये भी मुख्य थीम्स है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जानवर जो है ये किसके अंतर्गत आता था? परिवार एवं मित्र के अंतर्गत। तो ये क्या हो गई? उप थीम्स या सब थीम्स। ये कब आया था क्वेश्चन? दिसंबर सीटेट 2019 में। 2019 में जो दिसंबर में सीटेट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर देखिए थीम्स और सब थीम्स दोनों से ही क्वेश्चन बनते हैं। दोनों ही को अच्छे से तैयार करिएगा, और दोनों से एक क्वेश्चन अवश्य आता है पेपर में। नेक्स्ट देखेंगे, स्टार्ट करेंगे अब चैप्टर वाइज कक्षा 3 की एनसीईआरटी की पर्यावरण, जिस बुक का क्या नाम है? आसपास। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। एक पहेली दी गई है, धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ में फिर भी जीत मैं पाऊं। उपर्युक्त पहेली का आधार पंचतंत्र की कहानी खरगोश और कछुआ है। अब ये इस पहेली का आधार क्या है? पंचतंत्र की कहानी। खरगोश और कछुए की कहानी तो आप सब लोगों ने सुनी होगी कि खरगोश और कछुए में क्या दौड़ होती है जिसमें से कछुआ जीत जाता है। तो वही पहेली यहाँ पर कही गई है कि धीमी चाल से चलता जाऊँ, मतलब कछुआ कह रहा है कि धीमी चाल से मैं चल रहा हूँ, फिर भी दौड़ में मैं जीत जाता हूँ। तो ये इसमें ये याद रखिएगा कि यह कहानी कहाँ से ली गई है? पंचतंत्र की कहानी है ये, खरगोश और कछुए की कहानी से यह पहेली ली गई है। नेक्स्ट देखेंगे जिंसा खेल। जिंसा खेल क्या होता है? इसमें किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। क्या होता है जिंसा खेल? जैसे कोई एक चित्र ऐसे बना दिया गया, मान लीजिए हाथी का चित्र पूरा कंप्लीट कर दिया गया, उसके बाद उसको ऐसे ऐसे करके काट दिया जाएगा कई भागों में, और जिसमें नंबरिंग डाल दी जाएगी, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके नंबरिंग डाल दी जाएगी। उसके बाद बच्चों को दे दिया जाएगा सबको अलग करके, मिक्स करके, तो वह उनको एक एक करके मिलाएंगे और उससे पूरा हाथी कंप्लीट करेंगे। तो क्या होता है, इसमें किसी एक चित्र के कई टुकड़े किए जाते हैं और फिर उनको एक एक करके मिलाया जाता है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ये हाथी का चित्र है, इसके बहुत सारे टुकड़े हैं, और ये देखिए इसमें नंबरिंग भी सब में दी गई है। ये 2 है, ये 11 है, ऐसे नंबरिंग की गई है। इनमें अलग अलग मिलाना है और पूरा हाथी को तैयार करना है। तो ये हो गया जिंसा खेल। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर इंदौर मध्य प्रदेश सूखे पत्तों में बढ़िया चित्र बनाते थे। ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया था। तो यहाँ पर क्या पूछा जाएगा कि सूखे पत्रों पर चित्र कौन बनाते थे? तो ऑप्शन होगा विष्णु चिंचालकर। कहाँ से संबंधित है? इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर से ये संबंधित हैं। ये सूखे चित्रों पर बढ़िया चित्र बनाते थे, जैसे यहाँ पर चित्र में दिखाया भी गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, चूहा। चूहा के बारे में क्या दिया गया है यहाँ पर? चूहों में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। क्या होता है? चूहों में देखने की क्षमता कम होती है परंतु सूंघने, छूने और स्वाद वाली क्षमताएं इनकी बहुत ही तीव्र होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फर्ज भी है। अब यहाँ पर पूछ सकता है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब से की गई, किस वर्षगांठ के लिए गांधी जी की गई? तो 150वीं वर्षगांठ के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, हांगकांग का मुख्य भोजन लिंग हू फेन है जो सांप के मांस से बनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
कई बार ये पेपर्स में आ भी चुका है, जिसमें कभी ऐसा पूछ लेता है कि लिंगहुफेन कहाँ का पकवान है, तो हांगकांग का है। और कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है कि हांगकांग का जो मुख्य भोजन लिंगहुफेन है वह किससे बनाया जाता है, तो वह सांप के मांस से बनाया जाता है। 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें, हांगकांग का है, लिंगहुफेन सांप के मांस से बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गोवा में लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। अब यहाँ पे हांगकांग का मुख्य भोजन तो हमने देख लिया लिंगहुफेन। अब गोवा का क्या है, गोवा का मुख्य भोजन है नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली। क्वेश्चन में अगर आ जाए कि नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना कहाँ लोग पसंद करते हैं, तो ऑप्शन होगा गोवा। नेक्स्ट है, केरल का मुख्य भोजन टैपिकोवा है। अब यहाँ पे देखिए केरल का मुख्य भोजन आ गया, तो केरल का मुख्य भोजन टैपिकोवा है। यहाँ के लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिकोवा अच्छा लगता है। कैसे अच्छा लगता है टैपिकोवा, इसे उबालकर नारियल की करी के साथ ये लोग उबला हुआ टैपिकोवा खाते हैं। टैपिकोवा जमीन के नीचे उगाया जाता है। अब केरल के 2 मुख्य वृक्ष हैं, जैसे एक टैपिकोवा हो गए जो जमीन के नीचे उगाया जाता है, और एक हो गया नारियल का वृक्ष, क्योंकि नारियल की करी के साथ ये लोग खाते हैं। तो नारियल के वृक्ष भी वहाँ पाए जाते हैं जो ज़मीन के ऊपर काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, उन्हीं में नारियल होते हैं। तो इसमें ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि टैपिकोवा ज़मीन के नीचे होता है और नारियल ज़मीन के ऊपर होता है। और केरल के 2 महत्वपूर्ण वृक्ष हैं, टैपिकोवा और नारियल। नेक्स्ट देखेंगे, गिद्ध। ये मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और ये ऊंचे आसमान में उड़ता है। ये देखिए यहाँ पर गिद्ध का फिगर भी दिखाया गया है, इमेज यहाँ पर गिद्ध की। ये गिद्ध हैं, ये क्या करते हैं, ये मरे हुए जानवरों को खाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये मरे हुए जानवरों को कौन सा पक्षी खाता है, तो गिद्ध खाता है। ये हमारे पर्यावरण को साफ करता है मरे हुए जानवरों को खाकर। अगर ये ना हो, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। अगर ये नहीं रहेंगे तो क्या होगा, जो जानवर मर जाएंगे वो वैसे ही सड़ेंगे और पर्यावरण प्रदूषित होगा। तो गिद्ध हमारी पर्यावरण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मरे हुए जानवरों को खाकर जगह को साफ कर देते हैं। नेक्स्ट है दर्जन चिड़िया। ये क्या करती है, दर्जन चिड़िया की चोंच सुई जैसी नुकीली होती है। ये देखिए यहाँ पर दर्जन चिड़िया की ये है चोंच, ये कैसी होती है, एकदम सुई जैसी नोक वाली होती है। ये अपनी चोंच से पत्तों को सिलकर घर बनाकर उसी में अंडे रखती है। अब इसकी खासियत क्या है कि ये जो दर्जन चिड़िया होती है, दर्जी सिलने वाले, मतलब इसकी चोंच सुई जैसी नुकीली, और ये क्या करती है, सिलती भी है। पत्तों को अपनी चोंच से मार मार कर उनको सिल लेती है पत्तों को। यहाँ पर इसने देखिए बनाया है घर जैसा, और घर जैसा बनाकर उन्हीं में ये अपने अंडे रखती है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं। सभी पॉइंट अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा भी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है कठफोड़वा पक्षी। ये क्या करता है, ये पेड़ की डाल पर छेद बनाकर उसमें छिपे हुए कीड़ों को खाता है और टुक टुक की आवाज़ निकालता है। अब कठफोड़वा पक्षी में क्या इंपॉर्टेंट है, वह कौन सा पक्षी है जो पेड़ की डाल पर छेद बनाकर उसमें छिपे हुए कीड़ों को खाता है। कौन सा पक्षी हो जाएगा, कठफोड़वा पक्षी। ये देखिए, ये पेड़ की डाल पर अपनी चोंच मार मार कर उसमें छेद बनाता है। नेक्स्ट देखेंगे कोयल। कोयल क्या करती है, कोयल कुहू कुहू आवाज़ लगाकर मधुर मधुर गीत सुनाती है और सबके मन को भाती है। क्या करती है, गीत कौन सुनाता है, कोयल सुनाती है। कोयल के बारे में अगली कक्षा 4 और 5 की जो बुक कंप्लीट करेंगे जब, तो उसमें कोयल के बारे में और कुछ देखेंगे। यहाँ पर बस इतना ही हम देख लेते हैं। ये क्या करती है, मधुर मधुर गीत सुनाती है। ये देखिए कोयल है। नेक्स्ट देखेंगे तोता। तोता क्या करता है, तोता के पंख हरे और इसकी चोंच लाल होती है। ये हरी मिर्च खाता है। ये देखिए तोता है, तोता तो आप सभी लोगों ने देखा होगा। ये हरा होता है, इसकी जो पंख होते हैं वह हरे होते हैं, इसकी ये जो चोंच होती है वह रेड कलर की होती है, और साथ में ये क्या खाता है, हरी मिर्च भी ये खाता है। नेक्स्ट देखेंगे मैना। मैना ये झटके से अपनी गर्दन पीछे करती है। ये क्वेश्चन 2019 दिसंबर में जो सीटेट का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। झटके से अपनी गर्दन पीछे कौन करता है, तो मैना करती है। याद रखिएगा इसे, क्योंकि उल्लू और मैना में यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत लोग उल्लू लगा देते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा मैना। जो झटके से अपनी गर्दन पीछे करी वह है मैना। ये देखिए यहाँ पर इमेज दिखाई गई है, ये मैना की है। आगे देखेंगे, जबकि उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा लेता है। अब यहाँ पे देखिए उल्लू का भी एक पॉइंट है। उल्लू जो होता है वह अपनी गर्दन पूरी 360 अंश पूरी पीछे तक घुमा लेता है, जबकि झटके से जो पीछे करती है वह होती है मैना, और उल्लू क्या करता है, 360 अंश अब पूरी पीछे तक अपनी गर्दन घुमा लेता है। नेक्स्ट देखेंगे पक्षियों के पंख की विशेषताएं।
पक्षियों के पंख की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, एक बार पेपर में ये भी पूछा गया है, जिसमें से 1 2 3 पॉइंट दे देता है और उसमें से कह देता है ये नहीं है, या 1 2 3 करके 2 3 4 ऐसे करके कुछ पूछ लेता है। तो इन्हें 4 पॉइंट है इसके, चारों अच्छे से ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट है, पक्षियों के पंख अलग अलग रंग व डिजाइन के होते हैं। क्या होते हैं? प्रत्येक पक्षी अलग अलग रंग या अलग अलग डिजाइन के उनके पंख होते हैं। इनके पंख उड़ने में मदद करते हैं, पंख उड़ने में मदद करते हैं, ये भी जानते हैं आप लोग। पक्षियों के पंख उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। पक्षियों के पंख क्या करते हैं? उनके शरीर को गर्म रखने का कार्य कौन करता है? पक्षियों के पंख करते हैं। नेक्स्ट है, समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। बहुत बार आप लोगों ने पंख पड़े देखे होंगे, तो वह क्या होते हैं? समय समय पर पक्षियों के पंख झड़ते रहते हैं और नए पंख उनमें आ जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, रोटी बनाने के लिए निम्न काम करने पड़ते हैं। रोटी बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? आटे को बर्तन में निकालना, सबसे पहले निकालेंगे, उसे गूंथना, आटे के छोटे छोटे गोले बनाना, गोले को बेलना और फिर सेंकना। ये क्वेश्चन अभी तक आया तो नहीं है, लेकिन आ सकता है। लेकिन कैसे आ सकता है? ये सारे चीज़ें देकर पूछ सकता है। इनको क्रम वाइज लगाइए, कैसे रोटी को क्रम वाइज बनाया जाता है, तो इनको ध्यान दीजिएगा। पहले आटे को निकालेंगे बर्तन में, फिर उसे गूंथेंगे, फिर छोटे छोटे गोले बनाएंगे, फिर बेलेंगे और फिर सेंकेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में आया था। खाने की चीज़ें कई तरह से पकाई जा सकती हैं, किसी को सेंक कर, किसी को भून कर, किसी को भाप में पकाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये याद रखिएगा कि कई तरह से पकाई जा सकती हैं। पकाना वर्ड, पकाया कैसे कैसे जा सकता है? सेंक कर, भून कर, भाप, किसी को भाप में पकाया जाता है, तल कर पकाया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं हम कह सकते कि भिगो कर खाया जाता है या धुल कर खाया जाता है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है पकाना। आगे इससे एक क्वेश्चन आया था पेपर में, जो आपको आगे बताया जाएगा, वहाँ पर और क्लियर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, कहानियों में बच्चे रुचि लेते हैं तथा कहानी के पात्रों के माध्यम से बच्चों में रुचि पैदा की जा सकती है। कहानियाँ जो होती हैं वह क्या होती हैं? बच्चे कहानियाँ सुनने में रुचि लेते हैं, तो कहानियों के पात्रों के माध्यम से बच्चों में किसी भी चीज़ के प्रति रुचि पैदा की जा सकती है, उनमें संवेदनशीलता विकसित की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि क्या होती है? ये जो लोग देख नहीं सकते उनको पढ़ने का एक खास तरीका है, जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं। तो क्या होती है ब्रेल लिपि? अंधे लोग जो होते हैं, देख नहीं सकते, तो उनके पढ़ने का एक तरीका होता है, जिसे क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि कहते हैं। ब्रेल एक मोटे कागज़ पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। खूब मोटा कागज़ लीजिए और उसमें किसी नुकीले औजार को मारिए, तो दूसरी साइड देखिए उभरा उभरा सा निकल आता है। तो ब्रेल क्या होता है? मोटे कागज़ पर नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल कागज़ पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा है। फिर जब अंधे लोग जो होते हैं वह कैसे पढ़ते हैं उसको? उस कागज़ पे हाथ फेरते हैं, तो उभरा उभरा जो होता है उनको वह लिपि सिखाई जाती है, तो वो उभरे हुए के माध्यम से समझ जाते हैं कि ये वर्ड लिखा है, तो उस पर हाथ फेर कर यह ब्रेल कागज़ को पढ़ते हैं। ये देखिए, ये है लुई ब्रेल। ब्रेल लिपि जो है उसकी खोज लुई ब्रेल ने की थी। यहाँ पर देखिए ब्रेल लिपि दिखाई गई, इसमें 6 बिंदु होते हैं। जैसे ये ए लिखा है, ये 6 बिंदुओं में एक उभरा है, पहला वाला उभरा है, तो ये क्या है? ए हो जाएगा। जो लोग अंधे होते हैं उनको यह लिपि सिखाई जाती है, तो वो लोग आराम से समझ लेते हैं। बी में देखिए, इधर वाले 2 बिंदु उभरे हैं, सी में ऊपर वाले 2 बिंदु उभरे हैं, तो वैसे ही ये पूरी आगे 6 बिंदुओं पर ही ये आधारित होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ब्रेल लिपि की खोज लुई ब्रेल ने 1821 में किया था। किसने किया था ब्रेल लिपि की खोज? लुई ब्रेल ने। लुई ब्रेल जो थे ये फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, लुई ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? लुई ब्रेल ने। कब की थी? 1821 में। और यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? तो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अब यहाँ पे देखिए कहानी देख लेते हैं। जो लुई ब्रेल थे, इनकी एक बार आँख में कुछ लगने से इनकी आँखों की रोशनी चली गई थी, ये देख नहीं पा रहे थे। फिर इन्होंने क्या किया? ये पढ़ना चाहते थे, तो इन्होंने क्या किया? एक तरीका निकाला, जिसमें एक मोटे कागज़ पर एक कोई नुकीली चीज़ मारने पर वो बिंदु उभर आते थे। तो इसी से क्या हुआ? इन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की। तो इन्होंने अपने ऊपर ही ट्राई करके ब्रेल लिपि की खोज की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, रूढ़िबद्ध धारणाओं में जैसे लड़का लड़की में भेदभाव, जेंडर विषमता पर चर्चा संवेदनशीलता से होनी चाहिए, ताकि बच्चे उस पर सवाल तो कर सकें लेकिन किसी की भावनाओं को ठोस
भी ना पहुँचे। जो रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं तो कक्षा में बच्चों के सम्मुख उसकी चर्चा की जानी चाहिए जिससे बच्चे उस रूढ़िबद्ध धारणाओं को समझ सकें और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। नेक्स्ट पॉइंट है स्टापू। स्टापू खेल में ठिप्पी का प्रयोग किया जाता है। अब स्टापू खेल क्या होता है? ऐसे ज़मीन पर ऐसे खन्ने खन्ने बनाए जाते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग तरह से खेला जाता है। तो ऐसे ज़मीन पर बनाकर एक पैर की सहायता से खेला जाता है। इसमें से एक ऐसे पत्थर की या किसी भी चीज़ की ढिप्पी ली जाती है और उसी को किसी खन्ने में डालकर एक पैर की सहायता से खेला जाता है। अलग अलग जगह इसका अलग अलग नाम होता है। तो ये होता है स्टापू खेल, इसमें ढिप्पी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे असम के घर। असम में कैसे घर होते हैं? असम में बहुत बारिश होती है। क्या होता है? यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए यहाँ घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। इसमें देखिए सब कुछ अच्छे से समझिएगा। बहुत बारिश होती है, 10 से 12 फुट ऊंचे घर बने होते हैं, बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। क्योंकि इनसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन पूछते हैं और उसके नीचे उसके कई ऑप्शन दे देते हैं। जैसे असम के घरों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, उसमें से कई ऑप्शन दे देंगे। एक आध ऑप्शन ऐसे होंगे जो राजस्थान के घरों की, मनाली के घरों की या कहीं और के घरों की होगी और उनमें से आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा सही है। ABCD ऐसा करके पूछेगा, तो उसकी सभी विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए। बहुत बारिश, 10 से 12 फीट ऊंचे घर बांस के खंभों पर बने होते हैं, अंदर से भी ये लकड़ी के होते हैं। जैसे ये देखिए इमेज में दिखाया गया है, ये बांस के खंभों पर यहाँ घर बनाए गए हैं 10 से 12 फीट ऊंचाई पर, क्योंकि यहाँ बहुत बारिश होती है। नेक्स्ट देखेंगे मनाली के घर। मनाली के घरों में क्या होता है? इसमें भी वैसे ही क्वेश्चन बनते हैं जैसे असम के घरों में बताया गया। सभी चीज़ें ध्यान से क्लियर करिएगा। मनाली एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ भी बहुत बारिश होती है, बहुत बर्फ़ भी पड़ती है। जब ज़्यादा ठंड हो जाती है तो धूप में बैठना अच्छा लगता है। यहाँ के मकान पत्थर व लकड़ी के बनते हैं। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? मनाली पहाड़ी इलाका है, बहुत बर्फ़ पड़ती है, बारिश होती है यहाँ, और यहाँ के मकान पत्थर व लकड़ी के बने होते हैं, इमेज में दिखाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे राजस्थान। राजस्थान तो सबको आप लोगों को पता होगा कि रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ बारिश वारिश तो ज़्यादा होती नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो यहाँ पे देखते हैं राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। यहाँ लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। किस घरों में रहते हैं यहाँ लोग? मिट्टी के घरों में। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है, इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। ये देखिए इमेज में दिखाया गया है, ये छतें हैं कटीली झाड़ियों की, और इनकी जो दीवारें होती हैं मोटी मोटी बनाई जाती हैं मिट्टी की, ताकि ज़्यादा गर्मी ना लगे, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत कम होती है। ये एक रेगिस्तानी इलाका है। तो इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? बारिश बहुत कम, खूब गर्मी, छतें कटीली झाड़ियों की, मिट्टी के घर, और दीवारें बहुत मोटी, और इनकी दीवारों पर क्या होती है? सजावट होती है, लीप पोत कर इन्हें सुंदर बनाया जाता है। इसमें दिखाया गया है सब कुछ, अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे बज्जू गांव का संबंध राजस्थान से है। एक बज्जू गांव है, उसका संबंध है कहाँ से? राजस्थान में है ये, तो इसका संबंध राजस्थान से है। आगे और देखते हैं। राजस्थान के बज्जू गांव में बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए टांका बनाया जाता है। अब बज्जू गांव राजस्थान में है, तो वह भी एक रेगिस्तानी इलाका होगा, वहाँ भी बारिश बहुत कम होती होगी, पानी बहुत कम होगा। तो यहाँ पर क्या किया जाता है? बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है यूज करने के लिए, और इसके लिए क्या बनाया जाता है? टांका बनाया जाता है। देखेंगे टांका कैसे बनाया जाता है। आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके टांका बनाते हैं। टांके को ढक्कन से बंद रखते हैं। टांके के लिए घर की छत को ढलवा बना देते हैं, जिससे छत पर गिरा बारिश का पानी नाली के द्वारा नीचे टैंक में इकट्ठा हो सके। छत की नाली पर जाली लगा देते हैं, जिससे कूड़ा कचरा टैंक में ना जा सके। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, ये एक घर है और ये इसके जो नीचे आंगन है वहाँ पर यहाँ पर ऐसे टांका बनाया गया, मतलब उसको गड्ढा बना दिया जाता है, तो उसी को कहते हैं वहाँ टांका। इसको छत से ये ऊपर एक ढक्कन से बंद किया गया है, और यहाँ की जो छतें होती हैं ऐसे ढालू टाइप की होती हैं, जिससे जो बारिश का पानी हो वह सीधे जाकर कहाँ जाए? टांके में जाए। और क्या किया जाता है? छत की जो नाली होती है उसमें जाली लगा दी जाती है, जिससे कूड़ा कचरा ना जाए और वो जो पानी टांके के अंदर जाए वह शुद्ध हो, साफ हो। तो ये हो गया टांका। कहाँ बनाया जाता है? राजस्थान के बज्जू गांव में। आगे देखेंगे
नेक्स्ट पॉइंट है, जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा बोलते हैं। इसमें इलायची बादाम डालकर पिया जाता है। ये भी देखिए पेपर में आया है, जम्मू कश्मीर में चाय को क्या बोलते हैं, कहवा बोलते हैं। इलायची बादाम आदि डालकर इसमें इसे पिया जाता है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर की डल झील में हाउस बोट अभी आगे की वीडियो में बताए जाएंगे, उसमें काफ़ी कुछ बताया जाएगा। यहाँ पर बस इतना देख लीजिए, डल झील कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, इसमें हाउस बोट चलती हैं। नेक्स्ट है, भारत की राजधानी दिल्ली है। क्या है भारत की राजधानी, दिल्ली। तो यहाँ से हमारा जो थ्योरी थी वो कंप्लीट हुई। अब आगे देखेंगे हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या कुछ और भी क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पक्षी अपनी गर्दन पीछे तक घुमा लेता है। कब पूछा गया है, सीटेड दिसंबर 2019 में। उल्लू, मैना, तोता या कबूतर। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, पीछे तक अपनी गर्दन घुमा लेता है। क्या बताया गया है, उल्लू। उल्लू जो होता है वह एकदम पीछे तक पूरी अपनी गर्दन को गोल गोल 360 अंश घुमा लेता है, जबकि मैना को क्या बताया गया था, यह झटके से अपनी गर्दन घुमाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए, पक्षियों के पंख अलग अलग रंग व डिजाइन के होते हैं। राइट है ये। पक्षियों के पंख शरीर को ठंडा रखते हैं। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। ये भी राइट है, क्योंकि पुराने पंख जो होते हैं समय समय पर झड़ते हैं, नए पंख आते हैं, पंख उड़ने में मदद करते हैं। ये भी राइट है। इसमें पूछा है कौन सा कथन गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पक्षियों के पंख शरीर को ठंडा नहीं बल्कि शरीर को गर्म रखने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि। कब आया था ये, सीटेड 2013 जुलाई में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है, उनके कान पंखों से ढके होते हैं, उड़ सकते हैं, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, पक्षियों की आंख छोटी होती है। तो पक्षियां जो अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं उसका एक कारण होता है पक्षियों की जो आंखों की पुतली होती है वह ज़्यादा घूम नहीं सकती। जैसे हम लोग एक ही जगह पर आंखें रखकर इधर उधर पुतली घुमाकर देख लेते हैं, तो वैसे पक्षियों की आंखों की पुतली नहीं घूमती, वह अपनी गर्दन को ही इधर उधर हिलाकर घुमाकर देखते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। क्या पसंद है, सांप खाना। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तो हम पास के किसी होटल में जाकर लिंगुफेन खाते हैं। ये छात्र कहाँ का हो सकता है। कब आया था ये, फरवरी 2014 सीटेट में आया था। तो यह छात्र कहाँ का हो सकता है, बताया गया था लिंगुफेन किससे बनाया जाता है, सांप के मांस से। यह कहाँ का पकवान है, असम, हांगकांग, उड़ीसा या अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह पकवान हांगकांग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेल लिपि की खोज किस मनोवैज्ञानिक ने की थी। आइजैक न्यूटन, जगदीश चंद्र बसु, रोनाल्ड रास, लुई ब्रेल। बताया गया आपको, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लुई ब्रेल ने की थी। कब की थी, 1821 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रेल लिपि के मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। ब्रेल लिपि के मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु ऐसे ऐसे बने होते हैं, आपको बताया गया है पीछे। तो यह लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, 4 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर या 10 बिंदुओं पर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये लिपि जो होती है ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। सभी अक्षर 6 बिंदुओं पर ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिनमें खाना पकाने के तरीके या ढंग दिए हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है, पकाने के तरीके, पकाना, कैसे कैसे खाना पकाया जाता है। कब पे पूछा गया था, यह सितंबर 2014 में पूछा गया है। उबाल कर, गूंथ कर, भून कर। गूंथ कर तो खाना पकाया नहीं जाता, उबाल कर और भून कर पकाया जाता है। तो यहाँ पर गूंथ कर तो पकाया नहीं जाता, तो ये कट जाएगा। बी, सेक कर, उबाल कर, बेल कर। बेल कर भी खाना नहीं पकाया जाता। यहाँ पर पकाने की विधियाँ पूछी हैं, पकाने की विधियाँ बताई गई थी आपको, तल कर, भून कर, भाप के द्वारा, सेक कर, वो सभी थी पकाने की विधियाँ। लेकिन ये बेलना पकाने की विधि नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, दोनों कटे। सी, तल कर, भून कर, भिगो कर। अब यहाँ पे देखिए आ गया भिगो कर, ये भी पकाने की विधि नहीं है, तो ये भी यहाँ से कट जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेक कर भी किसी चीज़ को पकाया जाता है, जैसे रोटी। तलकर किसी चीज़ को पकाया जाता है और किसी किसी चीज़ों को भून कर पकाया जाता है। तो ये तीनों ही विधियाँ पकाने की हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई देते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। केरल में कौन कौन से वृक्ष उसने देखे होंगे,
नारियल, सेब, लीची या चीड़। अब केरल का मुख्य भोजन क्या बताया गया था? नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिकोआ। टैपिकोआ जो होता है वह ज़मीन के नीचे उगता है और नारियल का जो पेड़ होता है वह ज़मीन के ऊपर होता है। तो केरल में रिहाना को किसके वृक्ष मिलेंगे? नारियल के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हमारे देश में किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? मिजोरम, गोवा, जम्मू और कश्मीर, बिहार। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। गोवा के जो लोग हैं वह नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। ये भी क्वेश्चन देखिए सितंबर 2014 में पूछा गया है। इसमें एक छात्र है जिसने अपने गांव के बारे में लिखा है। क्या लिखा है पढ़ते हैं आगे। मैं गांव से आया हूं। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या आया? अत्यधिक वर्षा, 10 से 12 फीट ऊंचे घर। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से लकड़ी के बने होते हैं। अंदर से लकड़ी के मजबूत बांस के खंभे पर बनाया जाता है। ये सभी विशेषताएं कहाँ के घरों की बताई गई थी? आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु या उत्तराखंड। राइट आंसर आप लोग तुरंत बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। 10 से 12 फुट ऊंचे घर असम में बनाए जाते हैं। सभी विशेषताएं असम के घरों की हैं। आपको असम के घर भी दिखाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं अधिक होती हैं? चूहा में, बिल्ली में, कबूतर में या मच्छर में? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चूहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए टांका का निर्माण कहाँ किया गया था? राजस्थान, असम, मेघालय या जम्मू कश्मीर? राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान के बज्जू गांव में बारिश को पानी को इकट्ठा करने के लिए टांका का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा खेल है जिसमें किसी चित्र के ऐसे टुकड़े मिलाकर उसे चित्र को पूरा किया जाता है? कौन सा खेल है वह जिसमें किसी चित्र के कई टुकड़े किया जाता है और फिर उसको मिलाने के लिए खेला जाता है? बताया गया है आपको क्रिकेट, कबड्डी, जिंगसा या हॉकी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिंगसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पक्षी पेड़ की डाल की छेद बनाकर उसमें छिपे कीड़े को खाता है? कौन सा पक्षी है जो पेड़ की डाल पर छेद बनाता है और उसमें छिपे कीड़ों को खाता है? कठफोड़वा, दर्जिन, कोयल या कलचीडी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कठफोड़वा पक्षी जो है वह पेड़ की डाल पर अपनी चोंच से छेद बनाकर उसमें जो कीड़े छिपे होते हैं उनको खा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पक्षी अंडा देने के लिए अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है? सीना, पत्तों को सीना मतलब दर्जी, दर्जी सीते हैं तो दर्जी से आ जाएगा दर्जिन चिड़िया। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कहाँ चाय को कहवा बोलते हैं? जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, बिहार या केरल? राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा बोलते हैं जहाँ बादाम आदि डालकर इसमें पिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस किसके अर्थ में प्रयुक्त होता है? ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी कहीं भी पूछ सकता है कि ईवीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? एनवायरमेंटल स्किल्स, एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल सोर्सेज, एनवायरमेंटल स्टडीज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, EVS। EV मतलब एनवायरमेंटल, यस मतलब स्टडीज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो आज का वीडियो कंप्लीट होता है। कक्षा 3 की NCERT की बुक कंप्लीट होती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो पे हम कक्षा 4 की NCERT की बुक लाएंगे जिसमें कक्षा 4 की NCERT की बुक कंप्लीट करवाई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच गाइस।